ना, और इसी को डोमिनोज एक एक खड़ा कर दीजिए, रेक्टेंगल आगे खड़ा कर दीजिए, एक के बाद एक, तो एक गिराएंगे सारे गिरेंगे। तो इसमें हुआ क्या, आपने शुरू में एक एनर्जी दी साइकिल को, और वो एनर्जी आप लोगों ने स्टूडेंट पानी में पत्थर फेंका होगा। जैसे ही पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे, किसी भी एक कण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी जगह पे ऊपर नीचे हिलता है। तो वो क्या करता है, एक ऊपर हिलता है ऊपर नीचे, वो अगले वाले को एनर्जी देता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो डिफेंस अलग के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और स्टूडेंट, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एनडी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, और बाकी और भी डिफेंस एग्जाम, तो ये चैनल आपके लिए है। ठीक है, इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपसे डिफेंस कोर्सेज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स के चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये स्टूडेंट, मैं इस चैप्टर को वेटेज वाइज में सबसे ऊपर रख रहा हूँ। बच्चों, 2021 में जो नवंबर में आपका एंड हुआ, उसमें उसके 2 क्वेश्चन आए थे, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैं बात करूँ, ऐसा कोई एनडी का आज तक एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें इस चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ना आया हो। इसीलिए बच्चों, ये चैप्टर हमें बहुत आराम से सीखना है, और ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ, इसको कहानी में सीख लेंगे हम लोग, है ना। इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने नहीं हैं। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसमें होता है, वो आपको करने नहीं, क्योंकि इसका इस चैप्टर का केवल और केवल ओवरव्यू आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने से पहले, क्योंकि हमारी पहली क्लास है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि वेव क्या होता है। बच्चों, वेव क्या होता है, तो वेव क्या होता है आप लोग बताइए, अपने दिमाग से जस्ट करिए, सोच लीजिए वेव क्या होता है। सोच लिया आप लोगों ने, तो बच्चों वेव क्या होता है। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल। यानी माध्यम के जो कण हैं, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, उनका एक्चुअल में ट्रांसफर हुए बिना अगर एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। और ये लगातार काम होना चाहिए वेव में, क्योंकि वेव लगातार चल रही है। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए साइकिल है, स्टैंड में साइकिल खड़ी है, एक के बाद एक कई खड़ी है, तो कॉमन प्रचार है। आजकल आमिर खान साहब भी एक फ़ोन पे का प्रचार कर रहे हैं, उसमें आप लोग देखते हैं कि एक साथ कई सारी बाइक खड़ी है एक साथ, तो किसी को भी एक को अगर धक्का लग जाए तो सब गिरते जाते हैं ना नीचे करके, है ना। और इसी को डोमिनोज एक एक खड़ा कर दीजिए, रेक्टेंगल आगे खड़ा कर दीजिए, एक के बाद एक, तो एक गिराएंगे सारे गिरेंगे। तो इसमें हुआ क्या, आपने शुरू में एक एनर्जी दी साइकिल को, और वो एनर्जी लास्ट वाले में तक चली गई, जो रो में लास्ट वाली साइकिल थी उसके पास चली गई, लेकिन ये वाली साइकिल उठ के तो नहीं गई ना। तो ऐसे ही समझिए, वो मीडियम की पार्टिकल है, तो मीडियम के पार्टिकल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उठ के नहीं जा रहा है लास्ट में, लेकिन जो एनर्जी हमने दिया वो एनर्जी लास्ट में चली जा रही है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने स्टूडेंट पानी में पत्थर फेंका होगा। जैसे ही पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर नीचे, किसी भी एक कण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी जगह पे ऊपर नीचे हिलता है। तो वो क्या करता है, एक ऊपर हिलता है ऊपर नीचे, वो अगले वाले को एनर्जी देता है, तो अगला वाला ऊपर नीचे हिलता है, फिर वो अगले वाले को देता है, तो अगला वाला ऊपर नीचे हिलता है। तो ऐसे करके एक शेप बनता है पानी में, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जो भंवर बनता है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ऐसे ऐसे करके शेप बनता है पानी के अंदर। तो एक्चुअल में वो जो शेप बना, यानी एक चीज़ आपको है, जो पत्थर जहाँ पे फेंका है आपने, उसे किनारे की तरफ चलती हुई दिखती है, वो क्या है, एनर्जी है। एक एनर्जी है जो पत्थर के गिरने के कारण वहाँ पे मिला, और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पानी का कोई भी कण उठ के किनारे पे नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह पे हिल रहा है। ये वाला कण फिर अगले वाले को दे रहा है एनर्जी, फिर अगला वाला अगले को दे रहा है, तो वो सब रिदमिक ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो एक जगह पे आपको उठा हुआ, फिर उसी जगह पे अगली बार कुछ समय बाद अंदर गया हुआ, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो वो भी एक वेव का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो वेव में बेसिकली इतना समझ लीजिए कि एनर्जी चला जाए एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाए नहीं। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि ऐसा जरूर हो सकता है कि मीडियम के पार्टिकल एक जगह पे कंपन करें, ऑसिलेशन करें, वाइब्रेशन करें, ये संभव है। जैसे पानी के कण की मैंने बात की, तो पानी का कण ऊपर नीचे तो हिल रहा है ना, भले वो नहीं जा रहा लास्ट में। ठीक है, तो एक बात जरूर है कि कंपन हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कैसे आपको सुनाई पड़ रहा है,
ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने का जो एयर है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसने अगले वाले को धक्का मारा, उसने अगले वाले को धक्का मारा, तो ऐसे ऐसे करते करते जो कान के पर्दे के पास आपके एयर है उसमें ऐसे धक्का लगा, उसने आपके पर्दे को इस तरह हिलाया, तो आप ये सोच पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या मेरे मुंह से जो निकली हुई एनर्जी है वो आपके पर्दे को सेक करे, जिससे आप ये सोच पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल में बेटा क्या हुआ, यहाँ वाला मॉलिक्यूल उठ के आपके पास नहीं गया, लेकिन एनर्जी जो मैंने दी बोलकर इसको, इसने अगले वाले को दिया, इसने अगले वाले को दिया, तो ये लास्ट तक चला गया। तो ये है वेव। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा है बच्चों, वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल। ठीक है, वेव को अच्छे से समझ गए। अब देखो, वेव 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप ऑफ वेव होता है, 3 टाइप्स ऑफ वेव, जिसको हम देख रहे हैं, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव और मैटर वेव। 3 प्रकार का वेव होता है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम चाहिए, जैसे कि हमारा साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। हाँ, देखेंगे डिटेल में। ये मैकेनिकल वेव जो है बच्चों आपके क्लास 11th के सिलेबस में है। ठीक है, आज ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है इसको मीडियम नहीं चाहिए, और यही हमारा ईएम वेव है, इसको ईएम वेव भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, जो नॉन मैकेनिकल वेव है इसको मैं ईएम वेव भी कह सकता हूँ। तो यही हमारे आज का जो ये जो हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे अभी कुछ दिनों पे, उसमें हम ईएम वेव को ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद भी एक वेव आती है, उसका नाम है मैटर वेव। अब देखो बच्चों, मैटर वेव को भी रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की, तो आप पूछोगे फिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसको मैं समझाने के लिए देखो एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी पकड़ो, कहानी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आपकी पूरी फिजिक्स एक तरीके से अगर ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, फिजिक्स समझ में आएगी कैसे फ्लो हुआ। तो अगर वेव की जर्नी को समझना है ना, तो हम एक मीडियम लेते हैं उससे समझते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उससे समझते हैं। ठीक है, किसके सहारे समझेंगे, तो लाइट के सहारे। वेव की जर्नी को, कि वेव में ये सब टाइप क्या हैं, क्यों हैं, इनको समझना है बच्चों, तो आप लाइट को समझिए। लाइट समझेंगे तो ये तीनों क्लियर हो जाएंगे, जो इधर से उधर जा रहे हैं ना, तीनों के तीनों क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले न्यूटन साहब हैं, सब लोगों ने नाम सुना है, कहानी है, आराम से पेन रख दीजिए, कहानी सुनिए थोड़ी देर। तो न्यूटन साहब हैं, तो उन्होंने अपनी एक फिजिक्स बना दी, ऑप्टिक्स की फिजिक्स, लाइट के लिए। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा भाई, कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल है। कैसे कहा, जैसे आप दीवार पे किसी चीज़ को फेंको, टकराने के बाद वापस आ जाती है, तो न्यूटन साहब ने वैसे ही कहा कि अगर कोई भी लाइट किसी जगह पे गिरती है तो वो टकरा के वापस आती है। तो न्यूटन साहब ने ऐसा कहा। ठीक है, तो लाइट मानी गई, उन्होंने पूरी एक बाकायदा किताब भी लिखी, उसका नाम था कर्पस्कुलर थियरी। तो उन्होंने लाइट को माना कि लाइट पार्टिकल इन नेचर है। अब कुछ लोग थे उस समय जिनको ये बात उनकी पसंद नहीं है, जैसे उसमें हाइगन्स, फोकाल्ट, है ना, ये लोग थे, इनको उनकी बात, और भी लोग इनके जमात के थे जिनको ये पसंद नहीं आया। तो ये लोग क्या सोचते थे कि जैसे लाइट, मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं इस कमरे में, इस रूम में, ये क्लासरूम में मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं इस क्लासरूम में बोल रहा हूँ, तो अगर बगल वाला कमरा है तो उसमें हल्का हल्का आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो वैसे अगर ये वेव की प्रॉपर्टी है कि एक जगह पे वेव है तो वो हल्का हल्का दूसरे रूम में भी लीक हो सकती है या जा सकती है, ऐसा समझिए अभी आप एक लेमन टर्म में। लेकिन अगर ये पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए, अब ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि अगर एक रूम में आप लाइट जलाइए तो उसका जो बगल वाला रूम है जिसमें लाइट नहीं जल रही, उसमें हल्का हल्का उजाला देखने को मिलता है। या हॉल में जलाइए, रूम में एक्चुअल में लाइट नहीं आ रही है लेकिन हल्का हल्का उजाला देखने को मिलता है। तो लोगों ने ये कहा, यार ये प्रॉपर्टी तो वेव की है। तो कुछ समर्थक थे जैसे हाइगन्स वगैरह, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया और लाइट को वेव प्रूफ करने की कोशिश की बच्चों। तो हाइगन का आप थियरी भी पढ़ते हैं 12th में, जो लोग 12th पास आउट है वो हाइगन का थियरी भी पढ़ते हैं 12th में, है ना, कैसे उन्होंने वेव फ्रंट का थियरी दिया था। तो बच्चों, हाइगन ने ये कहा कि वेव है लाइट, और वहाँ बाकी उनके समर्थक भी वेव कहे। लेकिन जब वो न्यूटन के समर्थक से लड़ने जाते थे, न्यूटन उस समय के किंग थे, तो जब वो न्यूटन के समर्थक से लड़ने जाते थे, समर्थक से, तो वो लोग सीधा बात बोलते थे, क्योंकि बच्चों उस समय में ये वेव की खोज नहीं हुई थी, इधर के जो दोनों वेव हैं उनकी खोज नहीं हुई थी, केवल ये वाले वेव की खोज हुई थी। और इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इस वाले वेव की खोज हुई थी। अब समस्या ये हो गई, जैसे ही वो न्यूटन के समर्थक के पास जाते थे, न्यूटन के समर्थक कहते थे चलो चलो मान लिया लाइट वेव है, वो कहते थे सीधे चलो मान लिया लाइट वेव है। तो एक बात बता दो कि सन से लाइट अर्थ तक आई कैसे, सन से लाइट अर्थ तक आई कैसे, क्यों, क्या समस्या है। तो बच्चों, सन से लेके अर्थ तक का ज़्यादातर प्लेस वैक्यूम है, निर्वात है। तो अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में लाइट कैसे चली, वैक्यूम में लाइट कैसे चली,
क्योंकि लाइट अगर वेव है तो वैक्यूम में कैसे चली, क्योंकि वेव को चलने के लिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इस समय तक यही वाला वेव खोजा गया था। फिर क्या करते, हाइगन्स वगैरह और फुकाल्ट वगैरह जो मुंह लटका के वापस आए थे न्यूटन वाले, तो न्यूटन वाले ने उनको वापस कर दिया। अच्छा, तो कुछ समय बीता, उसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक ऐसे वेव की खोज कर दी जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव उन्होंने ऐसा खोजा कि ये वेव, और ये भी सरप्राइजिंग बात, बुद्धि भगवान क्या क्या दिए रहते हैं, कितने कितने कैपेसिटी के लोग बने होते हैं। इन्होंने इस वेव की खोज जो है बेटा पेपर पे की थी, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया था, इस वेव की खोज उन्होंने पेपर पे की थी। कैसे की थी तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको भी दूंगा कि क्या सोचा था उन्होंने मैक्सवेल ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैक्सवेल ने एक वेव की खोज की, और ऐसे वेव की खोज की जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सोचो, जो हाइगन्स और फोकाल्ट थे, जिनको न्यूटन समर्थक ये कह के लौटा देते थे कि जाओ जाओ वेव के लिए मीडियम चाहिए, तो अब उनके जीवन में प्राण आ गया। प्राण क्यों आ गया भाई? अभी तो एक ऐसी वेव आ गई ना जिसको मीडियम नहीं चाहिए। तो ये लोग बोले कि लाइट ये वाली वेव है, इधर वाली। तो अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है इसी में, जो इनके समर्थकों में, इनकी जमात में एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था थॉमस यंग। अगर जो लोग 11th में यंग मॉडुलस पढ़े वही वाले यंग हैं ये। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पक्का याद होगा, जो 12th में वो पक्का याद होगा, जो नहीं है वो ये ध्यान से सुने। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या खास बात है, उस एक्सपेरिमेंट का इतना हाइप क्यों है? बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, लोग बोलते हैं इसका डेरिवेशन कर लो, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऐसा इंपॉर्टेंट वो क्या है? तो बच्चों देखो, वेव की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं इंटरफेरेंस, इसको हिंदी में कहते हैं व्यतिकरण। वेव की एक प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस। तो यंग ने क्या किया, लाइट से इंटरफेरेंस करा के दिखा दिया। अब सोचो, प्रॉपर्टी किसकी होती है इंटरफेरेंस? वेव की। और किया किसने? लाइट ने। तो इसका मतलब लाइट वेव हो गई ना। जैसे ही यंग का ये वाला एक्सपेरिमेंट आया और ये वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरी दुनिया को करके दिखाया, न्यूटन का तख्ता पलट हो गया। अब लाइट क्या माने जाने लगी? वेव। देखो, लाइट की जर्नी समझो, पहले लाइट क्या थी? लाइट अपने भविष्य को खोज रही है, वो सोच रही है कि मैं क्या हूँ। पहले चली पार्टिकल बन के, फिर समर्थकों ने वेव बना दिया, ठीक। तो वेव बन गई, तो वहाँ से इसीलिए यंग डबल स्लिट, ये जो यंग का एक्सपेरिमेंट है उसके बहुत बड़े ग्रेविटी है, उसमें बहुत वजन है। उसका कारण बस ये है कि उसने न्यूटन की तख्ता को पलट किया था, और न्यूटन की तख्ता को पलट करना फादर ऑफ फिजिक्स कहे जाते हैं, आसान नहीं है, ठीक है। ये चले, फिर देखो इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। इस जो खेल मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो अब कुछ समय तक लाइट वेव रही। उसके बाद आगे एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, आइंस्टीन। हाँ, हालांकि जो इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका खोज हर्ट्ज ने किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन आइंस्टीन को 1905 में उस इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल प्राइज उनको दिया गया था 1905 में। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि भाई लाइट पार्टिकल है। अब लोग कहोगे सर ये क्या चल रहा है सर, कभी कह रहे हो पार्टिकल वेव, क्या है ये, कंक्लूजन क्या है, आने वाला है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा बच्चों कि लाइट फिर से पार्टिकल है, और उस बार उन्होंने पार्टिकल का नया नाम दिया, उस पार्टिकल का नाम दिया फोटॉन। इसीलिए इसको कहते हैं बेटा फोटॉन पिक्चर ऑफ लाइट, आइंस्टीन ने कहा। और उसके ऊपर एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, नोबेल प्राइज भी पा लिया। अब आइंस्टीन से ये पूछा गया कि एक बात बताइए भाई साहब, जो यंग का एक्सपेरिमेंट था जिसमें वेव प्रूफ हुआ था लाइट, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है आपके थियरी से? आइंस्टीन बोले हम नहीं जानते। इस चीज़ में आइंस्टीन भी रुक गए कि हम नहीं जानते। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब यहाँ से लाइट बहुत बड़ी समस्या। अब लाइट सोचने लगी, बहुत गंभीर होकर सोचने लगी कि मैं पार्टिकल हूँ कि मैं वेव हूँ, ठीक है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है, एक अब फाइनल, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था डी ब्रॉगली, या उनको जैसे डी ब्रॉगली कहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए डी ब्रॉय, उनकी स्पेलिंग लिखते हैं डी ब्रॉगली। कैसे पढ़ना चाहिए वो इंग्लिश वाले जाने और उनका काम जाने, हम तो डी ब्रॉगली कहते हैं, वैसे उनको पढ़ना डी ब्रॉय चाहिए। मैंने किताबों में देखा हुआ है, उनको डी ब्रॉय पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो डी ब्रॉगली कहूँगा, नहीं तो डी ब्रॉय कहूँगा तो आधे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कौन सा नया थ्योरम है, पढ़े हुए नहीं समझ पाएंगे जब तक उनका इक्वेशन नहीं लिखूँगा।
इसलिए मैं डिब्रोगली ही कह रहा हूँ उनको, ठीक है। तो डिब्रोगली कहे कि देखो सुनो एक बात, सबको बुलाए भाई जमात को, सुनो एक बात, झगड़ा मत करो। लाइट ना तो वेव है, ना तो लाइट जो है वेव भी है और पार्टिकल भी है। और उन्होंने एक बात कहा कि कोई भी वेव हो, लाइट को छोड़ दो, कोई भी वेव हो उसके अंदर पार्टिकल का नेचर होता है। कोई भी वेव हो जिसके अंदर पार्टिकल का नेचर होता है, मतलब कोई भी वेव हो, वेव तो है ही, रेडिएशन तो है ही, उसके अंदर पार्टिकल का भी नेचर है। समझ रहे हो बच्चों? तो उन्होंने बोला कोई भी वेव इस दुनिया की हो उसके अंदर पार्टिकल की नेचर है। पार्टिकल का नेचर मतलब क्या, कि सरफेस पे प्रेशर लगाना, ठीक है, ये नेचर। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि अच्छा मोमेंटम देना, सरफेस पे गिरना, फिर मोमेंटम कॉज करना, ये सब चीज़ें, ये सब पार्टिकल के गुण हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी वेव हो, लाइट को छोड़ दो, झगड़ा छोड़ो, कोई भी वेव हो उसका दोनों नेचर होता है। लाइट ट्रेवल एज वेव बट कोलाइड एज पार्टिकल, चलती तरंग की तरह है और टकराती पार्टिकल यानी कण की तरह है। अब ये बात उन्होंने डिब्रोगली ने कही, तो ये बात फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हुई, लोगों को पसंद भी आई, और यही आज फाइनल है कि भाई लाइट ट्रेवल एज वेव बट कोलाइड एज पार्टिकल, है ना। लाइट का क्या है, लाइट का डुअल नेचर है। लाइट का क्या है बच्चों, लाइट का डुअल नेचर है। अगर आपसे कोई पूछे लाइट का क्या है, तो लाइट का डुअल नेचर है। तो लाइट ट्रेवल एज वेव बट कोलाइड एज पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए दिमाग की उपज उनके, किसके, अभी मैटर वेव की बात करेंगे। अब इधर का हो गया कहानी, उनके दिमाग की उपज देखिए। उन्होंने क्या कहा कि जब रेडिएशन का यानी वेव का पार्टिकल नेचर होता है, तो पार्टिकल का भी वेव नेचर होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बनाई है तो सृष्टि ऐसा नहीं बना सकता कि वन साइडेड बनाई हो। इसलिए बोलते हैं नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। कौन सोचा, डिब्रोगली सोचे। गेम देखो, उन्होंने सोचा नेचर लव सिमेट्री। अब नेचर लव सिमेट्री, तो अगर वेव का पार्टिकल नेचर होता है तो क्या पार्टिकल का वेव नेचर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कोई भी पार्टिकल अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो उसके अंदर से एक वेव निकलती है, और उस वेव का नाम इन्होंने क्या दिया, मैटर वेव। समझ गए बात, मैटर वेव कैसे है ये बात समझ रहे हो। उस वेव का नाम उन्होंने क्या दिया, डिब्रोगली ने, मैटर वेव। इसीलिए बच्चों आपके 12th में चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब जो रेडिएशन है उसका भी डुअल नेचर है और मैटर है उसका भी डुअल नेचर है। किसका कंक्लूजन है, ये डिब्रोगली का है, और यही आज फाइनल है, ठीक है। तो चलो आज कहानी सुनते सुनते काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तो अब हम जो अगले क्लास से ही हम फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव पढ़ेंगे एक क्लास में, फिर अगले क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव पढ़ेंगे, और उसके साथ ही साथ स्पेक्ट्रम पे बेस्ड प्रॉपर्टी देखेंगे और उनके एप्लीकेशन देखेंगे। क्लास कोई भी मिस मत करना। 8 बजे, जैसे मैंने बताया कि इस चैनल पे जो अभी डिफेंस वाला चैनल है उसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पे 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, है ना। टाइमिंग आपको पता है, 6 बजे जीएस आएगा, 7 बजे साइंस आएगा और 8 बजे मैथ्स आएगा। तो बच्चों एटलीस्ट एक वीडियो तो डेली आएगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि अगर मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले देखना है, ठीक है। और इसलिए बच्चों क्योंकि ये टॉपिक एनडीए के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।